आप सभी को नमस्ते। मैं हूं कुशाग्र सिंह और स्वागत है आप सभी का मेरे एक नई वीडियो में। आज हम जानेंगे आंध्र प्रदेश के रेल एक्सीडेंट के बारे में। तो 28 अक्टूबर 2023 को आंध्र प्रदेश के विजयनगरम डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा एक्सीडेंट होता है जिसमें एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पीछे से ठोक देती है। इसमें जो दो ट्रेन इन्वॉल्व हुई है वो है सबसे पहली तो 08532 विशाखापट्टनम पलासा पैसेंजर और दूसरी है 08504 विशाखापट्टनम रायगढ़ पैसेंजर। अब सबसे पहले तो आप सारे पर्टिकुलर समझिए। तो 08532 विशाखापट्टनम पलासा पैसेंजर 5:45 को शाम को विशाखापट्टनम से निकलती है और 08504 मतलब कि विशाखापट्टनम रायगढ़ पैसेंजर इसके जस्ट 15 मिनट बाद मतलब कि 6 बजे शाम को विशाखापट्टनम से डिपार्चर लेती है। तो यहाँ पर आप ये चीज समझ गए कि बस 15 मिनट का ही दोनों गाड़ियों में डिफरेंस है। और उसके बाद विशाखापट्टनम से विजयनगरम तक के सेम इनका रूट है और फिर वहां पर अलग हो जाता है इनके रूट्स। तो वहीं विशाखापट्टनम से विजयनगरम जाते टाइम पे 08532 मतलब कि पलासा पैसेंजर आगे निकली और कंटकपल्ले अलमंडा स्टेशन के बीच में 08532 विशाखापट्टनम पलासा पैसेंजर को 08504 विशाखापट्टनम रायगढ़ पैसेंजर पीछे से आके काफी जम के टक्कर मार देती है। अब उस टाइम पर 08532 अपनी निर्धारित स्पीड से चल रही थी मतलब कि 10 किलोमीटर पर आवर और वहीं 08504 इसके विपरीत लगभग 50 से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी और इसी स्पीड से आके यहाँ पर टक्कर मारती है, जिसके बाद यहाँ टोटल मिला के 6 कोचेस डिरेल हो जाते हैं दोनों गाड़ी के। जो आगे वाली गाड़ी थी मतलब कि पलासा पैसेंजर उसके 4 कोचेस डिरेल होते हैं पीछे से और जो दूसरी गाड़ी थी मतलब कि रायगढ़ पैसेंजर जिसने टक्कर मारी है तो इसके 2 कोचेस डिरेल होते हैं। और साथ ही साथ रायगढ़ पैसेंजर में 2 इंजन लगे होते हैं, एक WAG5 मेन था और एक WAG7 डेड था। तो ये दोनों इंजन भी साथ में डिरेल होते हैं और बहुत बुरी हालत में रहते हैं। और अभी और सुनिए, ये एक्सीडेंट सिर्फ इतना ही नहीं था। ये जो कोचेज हैं ये डिरेल होने के बाद में दोनों साइड की लाइनों में चले जाते हैं। मतलब कि अप लाइन में यहाँ पर 2 कोचेस चले जाते हैं आगे वाली गाड़ी के और दूसरी साइड से गुड्स ट्रेन आ रही होती है मतलब कि मालगाड़ी आ रही होती है जो कि उन 2 कोचेस को टक्कर मारती है। और वहीं डाउन लाइन पर भी यहाँ एक कोच चले जाता है टक्कर होने के बाद में, जिसको कि वहां से एक और अलग मालगाड़ी आके टक्कर मार देती है। अब आप यहाँ पर ये भी समझिए कि अप और डाउन लाइन पर कोचेस यहाँ वहां चले जाते हैं जिनको दोनों तरफ से आने वाली मालगाड़ी टक्कर मार देती है। मतलब यहाँ पर एक गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हुआ है, टोटल मिलाकर यहाँ पर 4 गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ है, जो कि शायद से पूरे इंडियन रेलवेज में ही पहली बार है कि भाई 4 ट्रेन एक साथ इन्वॉल्व हुई हो। इसके पहले आपने 3 ट्रेन का भी एक्सीडेंट देखा होगा, लेकिन 4 ट्रेन का लगभग आपने पहली बार ये एक्सीडेंट ये सुना होगा कि दोनों तरफ से मालगाड़ी भी आके मारी है और 2 गाड़ी तो आपस में टकराई ही है। उनमें से एक मालगाड़ी थी BTPN मतलब कि ऑयल टैंकर वाली और दूसरी मालगाड़ी थी कोयले की या फिर बॉक्सन। जिसके बाद यहाँ पर रायगढ़ पैसेंजर के दोनों लोको पायलट और पलासा पैसेंजर के गार्ड सहित 14 लोगों की मौत हो जाती है और साथ ही साथ 50 लोग घायल हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ये आंकड़ा फिलहाल तो थोड़ा कम है, लेकिन ये एक्सीडेंट बहुत ज्यादा बड़ा हो सकता था। लेकिन उसके बावजूद जितने भी लोग मरे हैं तो वो कम भी नहीं है। भाई जिसने भी जान गंवाई है उसकी जान तो रेलवे वापस नहीं लौटा सकती ना। अब लेकिन आप आगे समझिए कि आखिर ये एक्सीडेंट हुआ क्यों है। तो चलिए समझते हैं सारे पॉसिबल कारणों को। अब सबसे पहले ये जानिए कि वहां पर पिछले 3 महीनों से 3rd लाइन चालू हो गई है और साथ में ही ऑटोमेटिक सिग्नलिंग भी चालू हुआ है। मतलब कि वहां पर पहले से 2 लाइन हुआ करती थी, अप और डाउन लाइन, लेकिन अब एक 3rd लाइन और वहां पर बन गई है जिससे कि मालगाड़ियों का मूवमेंट्स काफी ज्यादा आराम से हो सके और इन 3 लाइन के बनने के बाद में ज्यादा गाड़ियों को एक साथ चलाया जा सकता है। लेकिन 3rd लाइन और ऑटोमेटिक सिग्नल ये दोनों भी एक तरह से रेलवे सेफ्टी के लिए ठीक नहीं है। अब क्यों आखिर ऐसा, तो समझिए। तो ऑटोमेटिक सिग्नल के बारे में अगर आप नहीं जानते होंगे तो मैंने सिग्नल्स की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें ऑटोमेटिक सिग्नल का भी एक वीडियो है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप जाकर वीडियो को देख सकते हैं, आई बटन पर आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो सबसे पहले तो आप वो देख लीजिए, उसके बाद फिर आपको यहाँ पर और अच्छे से समझ में आएगा। अब आप 3 लाइन्स के बारे में समझिए। तो यहाँ पर एक लाइन होती है अप लाइन, एक है डाउन लाइन और यहाँ पर जो 3rd लाइन रहती है उसमें दोनों तरफ मूवमेंट होता है। मतलब कि अप लाइन में तो अप की तरफ मूवमेंट रहेगा, डाउन लाइन में डाउन की तरफ मूवमेंट रहेगा और जो 3rd लाइन है उसमें दोनों तरफ का मूवमेंट होता है। तो यहाँ पर 3rd लाइन थी मिडल वाली और उसी में ये दोनों गाड़ियां चल रही थी। अब जो ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम है तो उसमें आप ये चीज जानते ही होंगे कि भाई एक से ज्यादा गाड़ियां एक बार में 2 स्टेशन के बीच में जा सकती है। और वहीं इसके पहले एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम रहा करता था जिसमें कि 2 स्टेशन के बीच में एक ही गाड़ी जाती है। तो वो सिस्टम वैसे तो सबसे ज्यादा सेफ है, लेकिन उसमें क्या होता था कि 2 स्टेशन के बीच में एक ही गाड़ी जाती है। और वहीं जब से ऑटोमेटिक सिग्नल्स आए हैं तो इससे क्या होता है कि 2 स्टेशन के बीच में थोड़ी ज्यादा गाड़ियां चले जाती है। उसको जानने के लिए वैसे तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, लेकिन आप फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए कि एक सिग्नल में मान लीजिए कोई गाड़ी है तो उसके पीछे लगभग 4 सिग्नल के बाद फिर से यहाँ पर दूसरी गाड़ी को हरा सिग्नल मिल जाता है। मतलब कि यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि एक के बाद एक यहाँ पर काफी सारी गाड़ियां एक टाइम पर एक ही ट्रैक पर चलती हैं। और उस दिन वहां पर भी वैसा ही हुआ, क्योंकि ऑटोमेटिक सिग्नल थे तो दोनों गाड़ियां एक के पीछे एक सेम ट्रैक पर ही आगे बढ़ रही थी। अब लेकिन अगर सिग्नल्स नॉर्मल होते तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आराम से दोनों गाड़ियां निकल जाती। लेकिन वहां पर क्या हुआ,
सुबह से 2 सिग्नल डिफेक्टिव थे, मतलब कि खराब थे। अब एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई भी सिस्टम खराब होता है तो फिर वहां पर उनको अथॉरिटी दी जाती है स्टेशन मास्टर द्वारा कि आप उस सिग्नल को लाल में ही पार कर सकते हैं। लेकिन ऑटोमेटिक सिग्नल में ऐसा नहीं रहता है। ऑटोमेटिक सिग्नल अगर खराब है तो उसमें आपको रेलवे के नियमानुसार ही चलना पड़ेगा। मतलब कि अगर वो सिग्नल रेड है तो दिन के समय पर वहां पर 1 मिनट रुक के आगे 15 की स्पीड से आगे बढ़ना है जब तक आपको अपना प्रॉपर सिग्नल ना मिल जाए। और वहीं रात में आपको कोई भी रेड सिग्नल पर 2 मिनट रुक के अगर वो सिग्नल का एस्पेक्ट नहीं बदलता है या फिर वो येलो या ग्रीन नहीं होता है तो फिर आपको धीरे धीरे 10 की स्पीड से आगे बढ़ना है जब तक आपको प्रॉपर सिग्नल ना मिल जाए। और उस बीच अगर आपको कोई सामने में गाड़ी दिख जाती है तो उससे लगभग 200 या 300 मीटर पहले अपनी गाड़ी को आपको रोक लेना है। तो यहाँ पर आप ये चीज समझ रहे हैं कि भाई कोई अनयूजुअल अगर होता है, मान लीजिए बीच में अगर कोई गाड़ी फंस जाती है किसी भी कारण से, तो वो गाड़ी अकेले वहां नहीं फंसेगी, उसके पीछे में कई सारी गाड़ियां एक के बाद एक आ जाएंगी, जिससे कि यहाँ पर प्रॉब्लम होती है। तो ये तो आपने ऑटोमेटिक सिग्नलिंग की खराबी समझी और मैंने आपको बताया कि वहां पर 2 सिग्नल ऑलरेडी खराब थे। अब जो आगे वाली गाड़ी थी, मतलब कि पलासा पैसेंजर, तो उसके लोको पायलट इन दोनों सिग्नलों का पालन करते हुए, मतलब कि दोनों सिग्नल पर 2-2 मिनट रुककर आगे 10 की स्पीड से बढ़ रहे थे, जो कि प्रॉपर रेलवे के नियम के अनुसार बढ़ रहे थे। लेकिन अगर हम सबसे पहला रीजन समझे एक्सीडेंट का, मतलब कि एस्टिमेटेड, मैं कोई एकदम एग्जैक्ट रीजन नहीं दे रहा हूँ, तो उसमें ऐसा हो सकता है कि जो पीछे वाली गाड़ी थी, मतलब कि रायगढ़ पैसेंजर, तो उसके लोको पायलट ने हो सकता है वो सिग्नल को उतना ज्यादा महत्वपूर्ण ना समझा हो, और क्योंकि अभी ऑटोमेटिक सिग्नल चालू हुए कुछ ज्यादा टाइम नहीं हुआ, तो उनको ऐसा लग रहा होगा कि वो दोनों सिग्नल को हम इग्नोर करते हैं और आगे अपनी प्रॉपर स्पीड से जाते हैं, मतलब कि 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के बजाय 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चलते हैं, जो कि गाड़ी की निर्धारित स्पीड थी। तो हो सकता है उन्होंने ऐसा कुछ सोचा हो कि आगे कोई गाड़ी ही ना हो और दोनों सिग्नल क्योंकि खराब है, तो वो ये भी सोच सकते थे कि वहां पर एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम का पालन हो रहा होगा, जबकि एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में हमेशा अथॉरिटी दी जाती है गाड़ी को रेड सिग्नल को पार करने के लिए। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा नहीं होता है। तो हो सकता है कि लोको पायलट ने अपनी ये गलती की वजह से उस गाड़ी को पीछे से जाके ठोक दिया हो, क्योंकि आगे वाली गाड़ी धीरे थी और ये अपनी गाड़ी को काफी ज्यादा स्पीड से लेके गए हैं। अब उन्होंने आखिरी में हो सकता है इमरजेंसी ब्रेकिंग वगैरह भी की हो, अब इसका लेकिन रिपोर्ट में खुलासा फिलहाल तो नहीं हुआ है। लेकिन इंजन में SD कार्ड एक लगा रहता है जो कि स्पीड को मापता है, तो उससे आगे ये चीज का पता लग जाएगा कि आखिर लोको पायलट ने वहां पर ब्रेकिंग करी या फिर डायरेक्टली एकदम स्पीड में जाके ठोके हैं। तो वो तो बात की बात है, जब इसकी CRS रिपोर्ट बनाएंगे तो एग्जैक्टली इसमें पूरी की पूरी जांच करी जाएगी, जिसमें सारे तथ्यों को जांचा जाएगा और उसके बाद ही एक रिपोर्ट बनेगी प्रॉपर। लेकिन अभी फिलहाल हम बस यही अजम्पशन ले रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि लोको पायलट ने उन दोनों सिग्नल्स को नजरअंदाज कर दिया हो। तो यहाँ पर रेलवे के हिसाब से ये तो एक बड़ी गलती थी और जिस कारण से इतना बड़ा हादसा हुआ है। और वहीं अगर हम दूसरा रीजन समझे तो वो ये हो सकता है कि वहां पर क्योंकि 3rd लाइन थी तो दूसरी लाइन का सिग्नल उनको ग्रीन दिख रहा होगा। अब क्योंकि ऑटोमेटिक सिग्नल्स की नॉर्मल जो एस्पेक्ट होती है वो ग्रीन होती है, तो हो सकता है वो अपनी लाइन के बजाय दूसरी लाइन का सिग्नल देख बैठे हो कि भाई दूसरी लाइन में हरा सिग्नल दिख रहा है, और उसके बाद वो अपनी गाड़ी को एकदम स्पीड में लेके गए हो। अब वैसे तो लोको पायलट्स को पूरे सिग्नल्स की लर्निंग रहती है, लेकिन हो सकता है कि भाई वो थोड़े कंफ्यूज हो गए हो रात में, क्योंकि रात का टाइम होता ही ऐसा है कि भाई कंफ्यूजन कहीं ना कहीं हो ही जाता है। तो इस चीज की भी संभावना हो सकती है कि उन्होंने दूसरी लाइन के सिग्नल को अपनी लाइन का सिग्नल समझ लिया होगा, जिस कारण से उन्होंने अपनी गाड़ी को ज्यादा स्पीड में भगाया होगा। और वहीं अगर मैं आपको इसका तीसरा रीजन बताऊं एस्टिमेटेड, तो वो ये हो सकता है कि लोको पायलट ने ब्रेक्स लगाए हों लेकिन ब्रेक यहाँ पर फेल हों, मतलब कि यहाँ पर ब्रेक्स काम ही ना कर रहे हो, क्योंकि कई बार ट्रेन के ब्रेक फेल भी हुए हैं जिस कारण से रेलवे में एक्सीडेंट हुए हैं। अब काफी दिनों पहले बुंदेलखंड एक्सप्रेस का एक्सीडेंट हुआ था दतिया रेलवे स्टेशन में, तो उसमें ये चीज पाई गई थी कि भाई ट्रेन के ब्रेक फेल थे। और वहीं एक गुरबा रेल एक्सीडेंट भी हुआ था जो कि अभी कुछ दिन पहले ही हुआ है, जिसमें आपने मालगाड़ी का खतरनाक एक्सीडेंट देखा होगा, तो उसमें भी ये चीज पाई गई थी कि ट्रेन के ब्रेक फेल थे। तो इन तीनों में से कोई भी रीजन यहाँ पर हो सकता है जिस कारण से ये एक्सीडेंट हुआ है। बाकी अब मेन रीजन इसका एक्चुअली जो है वो तो CRS रिपोर्ट में ही पता चलेगा, लेकिन अभी फिलहाल हमने ये तीनों अजम्पशंस लगाए हैं जिससे आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि हाँ इन तीनों में से कुछ ना कुछ हो सकता है। अब लेकिन ये रीजंस को आखिर बताएगा कौन, क्योंकि मेन जो इसमें दोनों लोको पायलट थे उन दोनों की जान चली गई है, तो मेन जो दोनों गवाह थे वो तो इस दुनिया में रहे ही नहीं, तो अब इन प्रश्नों का आखिर आंसर कौन देगा। तो ये चीज भी बड़ा सवाल खड़ा करता है कि भाई दोनों लोको पायलट तो है नहीं, तो अब आखिर इस चीज का पता कैसे लग पाएगा कि उस रात आखिर हुआ क्या था। तो यहाँ पर कुछ कहा नहीं जा सकता है अभी इसके बारे में, लेकिन कहीं ना कहीं अगर 3rd लाइन यहाँ पर ऑटोमेटिक सिग्नल के साथ में मिल जाए तो फिर रेलवे को तो यहाँ पर बहुत फायदा है कि हाँ भैया गाड़ियां दनादन ये लोग चलाएंगे, लेकिन लोको पायलट के लिए बहुत ज्यादा नुकसान है क्योंकि उनको काफी चीजें याद रखनी पड़ेगी। तो ये चीज आपने समझ लिया कि रेलवे अब अपने फायदों पर ज्यादा ध्यान देती है बजाय अपनी सेफ्टी के। तो ये चीज से अभी काफी ज्यादा परेशानी है सारे लोको पायलट्स को, और इस कारण से एक्सीडेंट्स भी कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं। अब जितने भी लोको पायलट गार्ड है तो उनकी नई भर्ती तो हो नहीं रही है, तो जितने भी पहले से ही स्टाफ है तो वही लोग ही यहाँ पर पूरे के पूरे काम कर रहे हैं, जिस कारण से यहाँ पर वर्कलोड उनका बढ़ गया है क्योंकि गाड़ियां काफी ज्यादा बढ़ गई है।
तो यहाँ पर लोको पायलट गार्ड या फिर किसी भी रेलवे स्टाफ का टेंशन में रहना नॉर्मल हो गया है, और काफी ज्यादा टेंशन में अगर कोई काम करेगा तो फिर एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। तो ये भी रीजन वैसे तो रह सकता है, लेकिन फिलहाल अगर हम देखें तो शाम के 7 बजे ये एक्सीडेंट हुआ था और गाड़ी विशाखापट्टनम से चली थी, तो लोको पायलट वहां विशाखापट्टनम से चढ़े थे। तो हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि वो गाड़ी बहुत ज्यादा देर तक चलाए हैं जिस कारण से वो थक गए हों। और वो लोको पायलट 52 साल के थे जो मेन वाले हैं, असिस्टेंट लोको पायलट तो 30 साल के थे। तो यहाँ पर लोको पायलट को ये भी नहीं कहा जा सकता कि वो नए थे। 52 साल का मतलब ये हो गया कि वो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस वाले थे, तो छोटी मोटी गलती तो उनसे हो ही नहीं सकती है। तो इनमें से ही कोई ना कोई भूल उनसे हुई होगी जिस कारण से एक्सीडेंट हुआ है। और साथ ही मैं आपको बता दूं, ये इस तरह का कोई पहला एक्सीडेंट नहीं है। पिछले साल 17 अक्टूबर 2022 में साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के नागपुर डिवीजन में सुकमा से गोंदिया के बीच में 20843 मतलब कि बिलासपुर भगत की कोठी एक्सप्रेस का भी ऐसे ही एक्सीडेंट हुआ था उसमें। लेकिन वहां पर लोको पायलट की गलती पाई गई थी कि उनको जहां 10 की स्पीड से चलाना चाहिए था गाड़ी, तो वो ज्यादा स्पीड से चलाए थे और आगे उन्होंने ऐसी मालगाड़ी को जाके ठोक दिया था जिसमें कि टेल लैंप नहीं लगा था, जिस कारण से दूर से उनको दिखा नहीं होगा कि भाई मालगाड़ी चल रही है। तो इस तरह का एक्सीडेंट तो पहले ही हो चुका है और कहीं ना कहीं केस स्टडी लेकर सारे लोको पायलट अब इस नियम को पालन करते ही हैं कि भाई अगर ऑटोमेटिक सिग्नल में वो लाल को पार कर रहे हैं तो 10 की स्पीड से ही जाएंगे। तो यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली वही रीजन हो सकता है कि भाई उन्होंने दूसरी लाइन का सिग्नल को अपना सिग्नल समझ लिया होगा, या फिर कहीं ना कहीं इन सिग्नल्स को इग्नोर करने की सोच ली होगी जो कि खराब थे, जिस कारण से एक खतरनाक एक्सीडेंट यहाँ पर हुआ है। लेकिन इस एक्सीडेंट के साथ में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की भी मुश्किलें बढ़ रही हैं और साथ ही साथ हमारे पीएम की भी, क्योंकि ये तीसरा बड़ा रेलवे एक्सीडेंट है इंडिया में। इसके पहले 2 जून को कोरोमंडल एक्सप्रेस का एक्सीडेंट हुआ, वो तो आप जानते ही होंगे, वो तो भाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक और डेडली था। और उसके बाद इसी महीने 11 अक्टूबर को नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस का एक्सीडेंट हुआ था और अब ये तीसरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है 29 अक्टूबर को। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि एक साल में 3 बड़े एक्सीडेंट होना कोई अच्छी बात नहीं है इंडियन रेलवेज के लिए, और कहीं ना कहीं सेफ्टी बाईपास हो रही है जिस कारण से एक्सीडेंट्स यहाँ पर बढ़ गए हैं। बाकी मालगाड़ियों के एक्सीडेंट्स की तो मैंने बात ही नहीं करी अभी, वो तो कितने ज्यादा है आप जानते ही हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आईसीएफ कोचेस थे जिस कारण से यहाँ पर नुकसान और ज्यादा हुआ है। अगर यहाँ पर एलएचबी कोचेस होते तो हो सकता था कि भाई थोड़ा सा नुकसान कम होता। तो रेलवे को अब जल्दी से सारे के सारे आईसीएफ कोचेस को भी खत्म करना चाहिए, क्योंकि सेफ्टी के मामले में एलएचबी कोच ही बेटर है आईसीएफ कोचेस से। और साथ ही साथ मैं आपको एक और चीज बता दूं, यहाँ पर अगर कवच सिस्टम लगा होता है इस ट्रेन में तो फिर एक्सीडेंट नहीं होता था। कवच सिस्टम अगर आप ना जानते हो तो मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाया है, आप जाके देख सकते हैं, आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगी। तो अगर वो सिस्टम यहाँ पर होता तो उसके कारण यहाँ पर एक्सीडेंट नहीं होते। तो रेलवे को अब ये चीज समझने की जरूरत है कि जल्द से जल्द यहाँ पर कवच सिस्टम को अप्लाई किया जाए, जिससे कि यहाँ पर इस तरह के एक्सीडेंट्स को, मतलब कि साइड ऑन कॉलिजन या फिर फ्रंट कॉलिजन को रोका जा सके। क्योंकि कवच सिस्टम बहुत ज्यादा अच्छा है इस मामले में, लेकिन बस ये बहुत ज्यादा महंगा है जिस कारण से रेलवे इतनी जल्दी इसको अप्लाई नहीं कर पा रही है। लेकिन अगर सेफ्टी को ध्यान में रखना है तो इस चीज को अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि भैया आप अपने मुनाफे का तो जरूर से सोच रहे हैं कि आप एम्प्लॉयज कम कर लेंगे तो ज्यादा पैसा बचा लेंगे, थर्ड लाइन बनाएंगे तो ज्यादा पैसा कमाएंगे, ऑटोमेटिक सिग्नल रख देंगे तो ज्यादा मालगाड़ियां चल पाएंगी जिससे आप ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो यहाँ पर आप इस चीज के लिए तो बराबर सोच रहे हैं, लेकिन लोगों की सेफ्टी को आप बाईपास कर रहे हैं। तो अब इस सिस्टम का आना बहुत ज्यादा जरूरी है, और कवच सिस्टम जैसे ही धीरे धीरे यहाँ पर लगते जाएगा तो वैसे ही आप देखेंगे कि एक्सीडेंट्स धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। तो आई होप यहाँ पर आप समझ गए होंगे इस एक्सीडेंट के बारे में कि आखिर ये कैसे एक्सीडेंट हुआ है। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर से करें। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में ट्रेन की बहुत सारी जानकारियों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।